कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। गुणवत्ता युक्त बांस उत्पादन हेतु बांस की खेती पर जानकारी। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बैगन की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। नवजात बछड़े बछियों की देखरेख एवं प्रबंधन पर जानकारी। बांस का प्रयोग किसान भाई कई प्रकार से करते हैं, जैसे झोपड़ी तैयार करने में, खेतों का बाड़ बनाने में, जलावन के रूप में। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कार्यों में इसका प्रयोग होता है। परंतु आजकल गांव में कहीं कहीं इसकी फसल देखी जा रही है, जबकि बांस का उत्पादन करके किसान लाभान्वित हो सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक है टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार पौधों का चयन करके खेती की जाए। और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र मझेड़ा की डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बांस की पूरे हमारे भारतवर्ष में करीब 136 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हम लोगों को इस बात का आभास नहीं होता है कि वो सारी प्रजातियाँ कई बार एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र मझेड़ा पर ही हमने 12-13 प्रजातियों का संग्रह कर रखा है। लेकिन बांस के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इसका जो पुष्पीकरण का समय है वो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। कुछ प्रजातियों में 10 से 15 वर्ष में फूल आते हैं, तो कुछ प्रजातियों में 50 से 60 वर्ष तक भी फूल नहीं आते हैं। और फूल ना आने के कारण इसमें बीज नहीं बनता है, जिसके कारण इसकी पौध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए या तो हमको परंपरागत विधियों का सहारा लेना पड़ता है, या हमारी एक वैज्ञानिक विधि है जो कि पादप ऊतक संवर्धन तकनीक पर आधारित है, और यह है सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। इसमें हम बांस के जो भी अच्छे प्रजाति होती हैं या बीज के द्वारा बनाए गए जो अच्छे पौधे होते हैं, जिनमें अच्छी चौड़े पत्ते होते हैं, मजबूत तने होते हैं, उन प्रजातियों का चयन कर उनका हम सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा पौध उत्पादन कर सकते हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र मझेड़ा पर डेंड्रोकैलेमस एस्पर, जो कि एक मीठा बांस भी कहते हैं और एक खाने के लिए भी उपयुक्त प्रजाति है, उसका सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा उत्पादित पौधों की एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये सभी पौधे अगर आप रोपण करते हैं तो एक जैसे होते हैं, जबकि अगर आप बीज के द्वारा बनाए गए पौधों का रोपण करते हैं तो ये पौधे एक जैसे नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा बनाए गए पौधों की अधिक होती है, क्योंकि इसमें अधिक कलियां होती हैं, अतः अधिक कल्ले देता है और इससे अधिक उत्पादन हमें प्राप्त होता है। ये पौधे छोटे छोटे हम अपने अनुसंधान केंद्र मझेड़ा से लगभग 1.5 से 2 फीट के पौधे जो कि थैली में लगे होते हैं वो किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। उनका सीधे जाके रोपण प्रक्षेत्रों में किया जा सकता है। वैसे तो पौधरोपण
सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा बनाए गए पौधों का रोपण किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उचित समय बरसात का होता है। इसमें आप पौधों को ले जाकर अपने प्रक्षेत्रों में 5 मीटर की दूरी पर रोप सकते हैं। इसके लिए आप प्रक्षेत्रों में 5-5 मीटर की दूरी पर गड्ढे बनाकर लगभग 2 फीट गहरे, 2 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े गड्ढे बनाकर उसमें थोड़ी गोबर की खाद इत्यादि मिला दें और उसके बाद में लगभग 100 ग्राम DAP भी मिला दें और उसके बाद में इसको मिट्टी से भरकर इन पौधों का रोपण कर दें। यदि बरसात हो रही है तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि बरसात नहीं हो रही है तो इन पौधों को जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको सप्ताह में 1 या 2 बार प्रारंभिक दिनों में जल देना होगा। लगभग 3 से 4 महीने में जब पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है फिर आपको जल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए किसान भाइयों, आपको एक बात और भी ध्यान रखनी होगी कि इन पौधों को शुरू में आपको अपने पशुओं से, जैसे गाय इत्यादि से बचाना होगा, क्योंकि इसके पत्ते मीठे होते हैं और ये पशुओं का बहुत प्रिय चारा है, इसलिए ये इसको खा लेते हैं और उसके बाद हमारे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। जब एक बार पौधा बड़ा हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही पौधा शुरू में होता है तब इसका गाय बच्ची से बचाव करना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अगर आप 5-5 मीटर की दूरी पर पौधे रोपण करते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधों की आवश्यकता होती है और 400 पौधों से आप 5 साल के बाद बांस काटना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रबंधन करना होगा। 5 साल तक ये पौधा अपनी बढ़त लेगा। उसके बाद जो 5वें साल में यह कल्ला आएगा उसको आप चिन्हित कर दें। कल्ले में आप किसी भी रंग के एक पेंट से निशान लगा दें और उसको अपने पास नोट कर लें। जैसे माना सन 2015 में आपने लाल रंग के पेंट से जो भी नए कल्ले आए उनको चिन्हित कर दिया, फिर आप उनको 2017 में काट सकते हैं। मतलब बीच में आपको 1 वर्ष का समय उस कल्ले को मजबूत होने के लिए देना है। इस प्रकार से आप हर वर्ष आने वाले कल्लों को अलग अलग रंग के पेंट से चिन्हित करके उनको अपने पास नोट कर लें और उसके बाद में उनको 1 वर्ष छोड़ के उसके अगले वर्ष में काट लें। यदि आप एक बांस से 10 कल्ले काटते हैं तो आपको 400 पेड़ों से 4000 कल्ले प्राप्त होंगे और यदि ये एक बांस का तना न्यूनतम 20 रुपए में भी बाज़ार में बिकता है तो आपको 4000 तनों से लगभग 80,000 रुपए की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको न्यूनतम भाव बता रही हूँ, जबकि आजकल बांस के पोलों की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है तो इससे आपको अधिक मूल्य भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आप हर वर्ष 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 1 हेक्टेयर से अपना आय अर्जन कर सकते हैं। इसके लगाने का उचित समय मैंने आपको बताया कि आप वैसे तो इसको बरसात के मौसम में ही लगाएं, लेकिन अभी सितंबर में भी आप इसका रोपण कर सकते हैं, क्योंकि अभी लगभग 1 आध महीने की बरसात की संभावना और हो सकती है। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत बैगन का एक प्रमुख स्थान है, अतः हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से बैगन की रोपाई कर दी होगी उनकी फसल बढ़वार की अवस्था के लिए खेतों में खड़ी होगी, तो वह इस फसल में अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए इस समय इसमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सब्जी अनुसंधान केंद्र कल्याणपुर कानपुर के डॉक्टर KP सिंह। आज मैं आपसे चर्चा करता हूँ बैंगन की खड़ी फसल के रखरखाव के विषय में। तो किसान भाइयों, बैंगन की खड़ी फसल जब करीब है इसको हम 25 से 30 दिन तक यानी 35 दिन के आसपास तक इसको खरपतवार रहित रखते हैं, क्योंकि ये समय है फसल का वो पौधों की बढ़वार का उचित समय होता है। अगर खरपतवार इसमें रहेंगे तो वो प्रतिस्पर्धा करते हैं फसल के साथ में, तो फसल की बढ़वार उतनी अच्छी नहीं हो पाती और फसल कमज़ोर हो जाती है। इसके बचाव के लिए हम इसकी निराई गुड़ाई
20-25 दिन तक एक बार खुरपी से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। दूसरे, चूंकि इसमें काफी अंतर रहता है लाइन और पंक्ति पौधों के बीच में, तो कल्टीवेटर से भी, बैलों की सहायता से कल्टीवेटर चला के भी इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं ताकि इसमें खरपतवार ना बढ़े। और इसी समय इसको ध्यान रखते हैं कि मिट्टी इसकी जड़ों के पास में कर देते हैं, थोड़ा मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे पौधा जब बड़ा हो तो पौधा फल लगने के बाद में गिरे ना, वरना तो गिरने से नुकसान होने लगता है। तो ये खरपतवार नियंत्रण का बहुत बड़ा महत्व है जो बहुत ज़रूरी है। इसी दौरान किसान भाइयों, इसमें जो नाइट्रोजन हम देते हैं रोपाई के समय, उसकी जो बाकी बची हुई आधी मात्रा है, उस आधी मात्रा से भी आधी मात्रा करके इसको दिया जाता है। इसी टाइम उचित निराई गुड़ाई से पहले दे के उसको मिट्टी में सही तरीके से मिला दिया जाता है ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो। जहाँ तक किसान भाइयों उर्वरकों के प्रयोग की बात है, वैसे तो ये मिट्टी की जांच कराने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर किसान भाइयों मिट्टी की जांच नहीं कराई गई है तो इसकी मात्रा करीब 150 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, जो आप पहले ही दे चुके होंगे रुपाई के समय, और 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा दी जाती है। तो ये जो बाकी आधी बची हुई मात्रा नत्रजन की थी, यानी कि यूरिया के रूप में अगर आप उसको दे रहे हैं, तो उसमें से आधी बची हुई मात्रा अब दे दें और आधी फिर उसके 20-25 दिन बाद में जब फूल आ जाए और फल लगने लगे तब दी जा सकती है। अभी आप आगे इसको एक और ध्यान रख सकते हैं, जब इसमें फल लगने लगे तो फल लगने से पहले 1% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। तो उस यूरिया के घोल का छिड़काव करने से आपको एक फायदा होगा कि फलों की संख्या बढ़ जाएगी और फलों का साइज भी थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो उर्वरक के लिए ये आपको ध्यान देने वाली बात है। किसान भाइयों, इस समय जल प्रबंधन की भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर जैसे वैसे तो बरसात का सीजन है, जहाँ पर बरसात अच्छी मात्रा में हो रही है, तो एक तो ध्यान रखना चाहिए कि पानी उसमें भराव ना हो। पानी भराव लेने से फसल खराब होने लगती है, तो पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर दें। और जिन स्थानों पर बारिश कम हो रही है, वहाँ अगर लगे कि पौधे थोड़े सूखने की तरफ जा रहे हैं या सूखने से पहले ही उसमें 8-10 दिन के अंतर पर हल्की सिंचाई उसमें करते रहना चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं, फिर जल भराव के ध्यान रखना चाहिए कि जल भराव चाहिए। किसान भाइयों, अब फसल सुरक्षा के संबंध में हम चर्चा करते हैं। फसल सुरक्षा के लिए इस रोपाई के करीब 25-30 दिन बाद 1 महीने के अंदर एक पत्ती चूसने वाला कीड़ा, जिसको जैसिड बोलते हैं, उसका प्रकोप होता है। ये कीड़ा पत्तियों का रस चूसने लगता है और पत्तियां सूखने लगती हैं। तो उससे बचाव के लिए किसान भाइयों, हम इससे एक दवाई आती है जिसकी करीब 1.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव 1 हफ्ते के अंदर दोबारा दोहरा देना चाहिए। एक बार छिड़काव करें, फिर उसके 1 हफ्ते बाद में फिर दोबारा छिड़काव कर दें। दूसरा, इसमें जो लगता है वो तना छेदक जो कीड़ा है, वो तने को छेद करता है और वहां पर हल्का सा काला सा निशान बनता है और तना वहीं से मुरझा के टूट जाता है, सूख जाता है उसके बाद में। तो इसके लिए किसान भाइयों, साइपरमेथ्रिन एक दवाई आती है जिसकी आधी मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के घोल में मिलाकर इसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इसकी रुकावट हो जाती है। इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद किसान भाइयों, हम अच्छी फसल खड़ी करेंगे और अच्छी फसल होने से मतलब हमारे पौधों में अच्छे फल लगेंगे, फलों की संख्या बढ़ेगी और इस प्रकार इस तरीके से ये अपनाकर किसान भाई बैंगन की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। औषधीय फसल सर्पगंधा की रोपाई विधि पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दुधारू पशुओं का पालन प्रदेश में लगभग सभी किसान भाइयों द्वारा किया जाता है। यदि नवजात बछड़े बच्चियों की देखभाल की बात की जाए तो कुछ किसान भाई इनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं करते हैं।
जिसके कारण पशु कुछ बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अतः इन नवजात बछड़े बच्चियों की देखरेख कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ब्यात के तुरंत बाद हम कौन कौन से तथ्यों को संज्ञान में लाएं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर बहुत बड़ी पशुशाला है तो वहाँ पे अक्सर पशुपालक भाई ऐसा करते हैं कि ब्यात के तुरंत बाद नवजात वत्सों को मां से अलग कर देते हैं। ऐसे में ये बात ध्यान देने की है कि आप ये देखें कि ये जो पशुवत्स जिसका कि जन्म हुआ है मां उसको न देखे, क्योंकि अपने भारत वर्ष में जो भी गाय हैं, जो भी गाय और भैंसों की नस्लें हैं, उनमें मातृत्व की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो उन्हें देखती हैं, अपने नवजात वत्सों को देखने के उपरांत अगर हम अलग करते हैं तो उनकी उत्पादकता पे जो है विपरीत असर पड़ता है। तो इसलिए अगर उनको अलग करना है तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि बिना मां के देखे ही नवजात वत्सों को अलग करें, और अलग करने के उपरांत जो उनके शरीर पे म्यूकस है, जो लसलसा पदार्थ है, उसको सूखे कपड़े से तुरंत पोंछ लें। उसके बाद ध्यान दें कि जो मुंह के अंदर लसलसा पदार्थ, ये म्यूकस लगा रहता है, नाकों पे लगा रहता है, ये अच्छी तरह से हटा दें ताकि नवजात वत्स अच्छी तरह से सांस ले सकें। उसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि जो नाभि है, जो नाभि के पास नेवल कार्ड कटा हुआ है, नेवल कार्ड होता है, उसको पेट से 4 इंच छोड़कर काट दें या धागे से बांध दें। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुत्ते इत्यादि कोई जानवर वहां पे न पहुंचे। उसके बाद जो इनकी रोग रोधी क्षमता बढ़ाता है वो मां से निकला हुआ खीज होता है। तो यदि आप अलग रखते हैं तो थन से अच्छी तरह से ये खीज गाड़ लें और किसी टब और या तो बोतल में करके, जिसका कि निपल अच्छी तरह से कटा हो, अपने नवजात वत्सों को पिलाने की कोशिश करें। और यदि नवजात वत्स माँ के पास ही रह रहे हैं तो ये देख लें कि अच्छे से शरीर की सफाई करने के बाद सहारा देकर पशुपालक भाई वहाँ पर ले जाएं और थन के पास मुंह पकड़ाने की कोशिश करें ताकि वो जो खीज है वो शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाए। इससे न केवल नवजात वत्सों की रोग रोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि इससे जो पाचन है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाता है। जो म्यूकोनियम होता है, जो शरीर के अंदर की गंदगी होती है, जो आंत की और ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, वो निकल जाती है। जो म्यूकोनियम पास हो जाता है उससे जानवर न केवल जो आपका नवजात वत्स है न केवल स्फूर्ति महसूस करता है, बल्कि उनकी काफ़ी शरीर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं अगर समय से म्यूकोनियम पास हो जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में ये खींच पी लेने से ये नवजात वत्सों को काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, तो ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो दस्त जैसा दिखने लगता है। लेकिन उससे पशुपालक भाई बिल्कुल न घबराएं। वो जितना ज़्यादा पेट की सफाई हो जाती है अगर ये खींच पीने के उपरांत, तो वो नवजात वत्सों के लिए उतना ही अच्छा होता है। दूसरी बात ये है कि इस समय बरसात का समय है और बहुत सारे जो नवजात वत्स हैं, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त जगह हो तो कोशिश करें कि काफ़ी फैलाव में नवजात वत्सों को रखें ताकि जो श्वसन जनित बीमारियां हैं उनसे कम ये ग्रसित हो सकें, क्योंकि पास पास रहने से इनमें न्यूमोनिया होने की आसक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें पर्याप्त जगह दें और जिससे कि इन श्वसन संबंधित न केवल निमोनिया से बचाव किया जा सकता है बल्कि कई श्वसन जनित बीमारियां होती हैं जिससे कि बचाव हो सकता है। तो अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो न केवल नवजात वत्सों की मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है, बल्कि ये भविष्य में स्वस्थ जानवर और अच्छी उत्पादक क्षमता को बरकरार रहने में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। परंपरागत फसलों से हटकर हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाइयों का रुझान औषधीय फसलों की ओर हुआ है, जिनमें सर्पगंधा की बात की जाए तो अभी इसकी रोपाई का उत्तम समय चल रहा है। और यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी रोपाई करते समय आप कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुशवाहा। ये जहाँ तक सर्पगंधा की खेती की बात है
तो सर्पगंधा की खेती हम लोग व्यावसायिक तौर पर इसलिए करते महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका औषधीय उपयोग बहुत बढ़ गया है कि ये पौधा हम जो इसकी नर्सरी है, बीज से नर्सरी गिराते हैं मार्च से अप्रैल में, और 2 से 3 महीने का पौधा हो जाए तो अगस्त सितंबर तक हम लोग लगा लेते हैं। सितंबर के लास्ट तक लगा लेते हैं तो क्योंकि बारिश रहती है, और जहाँ बारिश नहीं है तो लगाने के बाद तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। तो 18 महीने का फसल है, और 18 महीने के बाद सर इसमें जो है आपको एल्कोलाइड पाया जाता है। जो एल्कोलाइड जब बन जाता है तब इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसे 18 महीने के बाद जब भी इसको निकाल सकते हैं, और ये इसका जो पौधा है वो हमको 2 से 3 महीने में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब 3 महीने में हम लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो इस पौध को हम लोग खेत में जो है अच्छी तरह से खेत की जो है जुताई करते हैं, और जब खेत की जुताई हो जाए पूरा तो उसमें लास्ट टाइम हम लोग 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल वर्मी कंपोस्ट, 1 एकड़ जो है जड़ का ही उपयोग होता है। तो हम लोग फॉस्फेट जो है इसका उपयोग 40 से 50 किलो फॉस्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं। 50 केजी फॉस्फेट और 25 से 30 केजी पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से, और 15 से 20 किलो नाइट्रोजन नहीं के बराबर देते हैं। और इसको करके पाटा चला देते हैं, सारा खाद मिला करके छीट के पाटा चला दिए, और पाटा चलाने के बाद में हम पूरे खेत जब तैयार हो गया तब हम इसको 22 इंची लाइन से लाइन की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी 18 इंची रखते हैं। और इंटरक्रॉपिंग फसल लेना है इसलिए हम लोग 22 से 22 इंची पर ही इसको लगाते हैं, तो ताकि हमारा जो बीज वाला फसल है वो अच्छे ढंग से हो जाता है। और जब हमारा ये जब पौधा लग जाता है पानी देने के बाद, तो हम लोग इसको करते क्या है कि बीच में फसल भी लगाते हैं, और बीच बीच में हमको किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे जिनका बगीचा नया बगीचा हो, लीची का या आम का, वो भी सर्पगंधा को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ये छाँव में भी हो जाती है, इसकी विशेषता है कि छाँव में भी हो जाती है, और ये 18 महीने में फसल तैयार हो जाती है। इसे 2 साल भी रखें तो और ज़्यादा जड़ बनेगा और ज़्यादा जड़ मिलेगा, बीज भी मिल जाएगा। कीट का प्रकोप अमूमन नहीं देखा गया है। अगर कीट लगे तो नीम ऑयल का हम लोग 1500 ppm का नीम ऑयल का जो है घोल 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर देते हैं, और कीट का नहीं देखा गया है अभी तक, तो कोई कीट लगता उगता नहीं है। जल प्रबंधन के लिए हम इसको ये करते हैं कि बरसात के सीजन में तो लगाते हैं, अगर बारिश हो रही होती है तो हमको पानी नहीं देना पड़ता है, और बाद के दिनों में हम बीच में जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसमें जो पानी डालते हैं तो हमारा इसमें सिंचाई हो जाता है। अगर इंटरक्रॉपिंग नहीं करेंगे, कोई दूसरी सब्जी या और वाली फसल नहीं लगाते हैं, तो हम इसमें नमी बनाए रखने के लिए महीने में 2 बार सिंचाई कर देते हैं। 1 एकड़ में हमारा 16 से 17 हज़ार पौधा लग जाता है, और ये पौधा हमारा जो है एक पौधा बाद में 18 महीने के बाद एक जगह जो है उसमें से और फुटित होता है तो 4-4 बंच निकल जाते हैं। तो इस तरह से 4 पौधा हो गए। बाद में अगर हम 1 रुपया पौधा भी बेच लेते हैं तो हमारा उस 17 चौका 68 हज़ार पौधा हो गया। तो 68 हज़ार पुराना पौधा जो नेकेड पौधा बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में किसान लोग, ये नागपुर के तरफ साइड में काफ़ी डिमांड है, तो हम 2 रुपया 2.5 रुपये में पुराना पौधा बेच लेते हैं, किसानों को दे देते हैं लगाने के लिए। या नहीं तो फिर और अपने यहाँ के जो कुछ किसान हैं समस्तीपुर वगैरह में जो लोग लगाते हैं तो यहाँ से लेके जाते हैं और लगाते हैं। तो सर्पगंधा की जो खेती में लागत की बात आती है, तो लागत है इसमें आपको 17,000 पौधा लगता है। अगर आप 1.5 kg बीज लेते हैं मार्केट से, अगर 3,000 रुपये केजी में बीज मिलता है तो 4,500 रुपये का बीज आ गया आपको, और नर्सरी पे 1,000 रुपये का खर्चा आ गया, तो 5,500 रुपये पड़ गया। और खाद वगैरह कर करके आपको लगाने में खर्चा 20 से 25 हज़ार रुपये आ जाता है फर्स्ट टाइम। और लगाने के बाद में हम इसके बीच में जो फसल लेते हैं तो उसके लिए लगाते हैं, और उसको फिर जंगल वगैरह निकौनी निदाई गुड़ाई उसको करते रहते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा इसमें निदाई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम फिर पुनः इसमें जो बीज निकालते हैं तो बीज मेरा 1 साल में जो है पूरा 30 से 40 किलो बीज आता है। 40 किलो बीज अगर हम 1,000 रुपये केजी के दर से बेच लेते हैं तो 40,000 रुपये आ जाता है। तो मेरा जो लागत है वो निकल जाता है, बीज से निकल गया। और उसके बाद दूसरे राउंड का जो बीज हुआ, दूसरे वर्ष का जो बीज हुआ, वह बीज हमारा जो है उस बीज का जो फिर पैसा निकला, उस पैसे से हम फिर इसको उखाड़ने का काम में ले लेते हैं, लेबर को लगाते हैं। तो उखाड़ने में भी हमारा पैसा, वो बीज वाला पैसा लग गया, और 6 से 7 कुंटल जड़ मिला। तो अभी मार्केट का जो रेट है वो कभी ऊपर नीचे होते रहता है, पर ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, बढ़ ही रहा है मार्केट का रेट। तो अभी 650 रुपये पिछले साल हम बेचे हैं, तो 650 रुपये किलो का जड़ बेचे हैं। तो इस हिसाब से आपको लगा लीजिए, अगर 5 कुंटल भी निकलता है तो 3-3.5 लाख रुपए के आसपास शुद्ध लाभ किसान भाइयों को बचता है इससे, सर्पगंधा से। अगर बगीचे में करेंगे तो ये 3 से 4 कुंटल जड़ आएगा, तो उसमें जो है 2 लाख के आसपास शुद्ध जो है लाभ बचेगा बगीचे में, बगीचे वाली फसल में सर्पगंधा से। अगर ऐसे करते हैं तो हम बीच से सब्जी ले लेते हैं, वो हमारा 30 से 40 हज़ार रुपये साल का जो है सब्जी का आ जाता है, 2-3 सब्जी मिला करके।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मुड़ी आगरा के मिथिलेश राय ने। आपने बत्तखों की देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप बत्तख पालन से जुड़े हुए हैं तो इन बरसात के दिनों में उनके प्रबंधन पर थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि बरसात का दिन संक्रमण का काल होता है और इन दिनों बत्तख भी इससे दुष्प्रभावित हो सकती हैं। तो आपकी जब जरा सी लापरवाही से इसके दो दुष्परिणाम हो सकते हैं, एक तो अंडोत्पादन में कमी और दूसरा उनमें मृत्यु दर की बढ़ोतरी। तो कई प्रकार की व्याधियों से बचने के लिए आपको 2-3 बातों का विशेषकर ख्याल करना इन दिनों नितांत आवश्यक है। पहला तो बत्तख का जो घर है उसमें चूंकि नमी रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनके घर में चूने का छिड़काव नियमित रूप से किया करें, अर्थात इसकी वृद्धि आजकल बढ़ा देनी होगी। सप्ताह में 2 बार कम से कम 3 से 4 दिनों के अंतराल पे कली चूना को लेकर के और उसे फोड़ करके छिड़काव करें। यह कीटाणुनाशी का काम करता है और वहाँ के नमी को भी अवशोषित करता है, और इस नमी के रहने से बहुत तरह के फफूंदजन्य समस्याएं और उनके पाचन तंत्र संबंधी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उसके घर के आसपास भी आजकल साफ सफाई सुनिश्चित करें। अगर घर के आसपास कीचड़ या फिर गंदगी है, बदबू है, तो इससे उनके अंडोत्पादन की क्षमता दुष्प्रभावित होती है। और उनके जो बर्तन हैं, पानी के बर्तन या फिर खाना के बर्तन, उसको 1% लाल पोटास अर्थात पोटासियम परमैंगनेट के घोल से प्रतिदिन आजकल साफ किया करें, क्योंकि वो भी एक संक्रमण के सशक्त माध्यम बन जाते हैं। उनके खाने में कभी भी बासी भोजन का आजकल प्रयोग न करें। साफ स्वच्छ एवं ताजे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पानी भी अगर आप चापाकल से लेते हो तो आप निश्चित तौर पे उसमें फिटकिरी का प्रयोग किया करें सप्ताह में 2 दिन कम से कम, जिससे वो कीटाणु रहित हो जाया करेगा। उसके घर की तहकीकात नितांत आवश्यक है, क्योंकि घर अगर उसका बाड़ा चू रहा होगा तो उसकी रिपेयरिंग या मरम्मत आजकल अवश्य ही करवा लें। आप ध्यान रखें कि अगर बत्तख को दस्त की शिकायत देख रहे हैं, उनके बीट अगर पतला है, पानी जैसा है, उजला है और उसमें हरापन आ रहा है, तो तुरंत आप निकट के पशु चिकित्सक के सलाह पर उनका इलाज करावें, क्योंकि ये घातक संक्रामक रोगों के सूचक होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी जरा सी लापरवाही आप बरतते हैं तो आपके बत्तखों की मृत्यु दर हो जाती है। अगर साधारण दस्त की बीमारी है तो आप उन्हें ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथाजोल की दवाएं शारीरिक वजन के अनुपात में पशु चिकित्सक की सलाह पर लेकर के आप उन्हें दे सकते हैं, तो यह कारगर साबित होता है। आजकल बत्तख में अरुचि की शिकायत हो जाती है, भोजन कम उठाते हैं, कोने में सुस्त पड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कोई लिवर एक्सट्रैक्ट की दवा भी देना फायदेमंद होता है। कोई भी बी कॉम्प्लेक्स या लिवर एक्सट्रैक्ट की दवा 5 लीटर पानी में 5 से 10 मिलीलीटर दवा मिलाकर अगर बत्तख को आप खिलाते हैं तो फायदेमंद होगा। ये 5 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर दवा 20 से 25 बत्तखों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अन्य एक प्रमुख घटक बत्तख पालन के लिए बरसात के दिन में अगर सुरक्षा की बात हम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज की बत्तख जिस पानी में रहता है, अर्थात जो तालाब है या फिर उसका जल का स्रोत है, उसकी साफ सफाई सुनिश्चित करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। कम अवधि वाली तिलहनी फसल तुरैया की खेती पर जानकारी। अधिक पैदावार हेतु पपीता की रोपाई पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।